फिर ऑप्टिकल फाइबर चला गया। सीधे से यहाँ पे लिखा हुआ है नो इंटरनेट। एक काम करते हैं, आज हमें केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करना था, तो एक काम करते हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आप मिशेल और श्वेता, आप लोग के पास क्वेश्चंस हैं, कोई कुछ पूछना है? उसी को बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहूंगा कि सब लोग ज्वाइन हो तो चैप्टर स्टार्ट हो। ओके ठीक है, चलिए तो वही कर देते हैं, ठीक है आज, क्योंकि अभी तक जो है बच्चे ज्वाइन भी है ना, ऑफलाइन में कोई अभी आया है। देख रहे हैं इंटरनेट, मतलब वो ऑप्टिकल फाइबर नहीं है। मिशेल, मैं आपको संडे में मैसेज करूंगा तो उस टाइम पे आइएगा अपने एंट्रेंस का पेपर लेके जो आपने दिया है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो टाइम संडे में मैं दूंगा उस टाइम पे आइएगा। मैं व्हाट्सअप करूंगा या टेलीग्राम करूंगा, पापा के नंबर पे या आपके नंबर पे, ठीक है? ओके, वेट अ सेकेंड बेटा, असल में इट्स मेस्ड अप। देखो आपने जो क्वेश्चन पूछा है अरीशा, उसमें ये शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब ये हमें शो करना है कि जो स्क्वायर होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर है, ये बोल रहा है कि स्क्वायर है, कि स्क्वायर के डायगोनल्स, तो इसका मतलब गिवन में जो है चारों साइड इसके इक्वल है, ये आपके पास है, ठीक है, आपके पास ये गिवन इंफॉर्मेशन में। मेरी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? क्योंकि बेटा मैंने जियो से कनेक्ट कर रखा है इस वक्त, आप नीचे देख भी सकते हो। हाँ देखो यहाँ पे ये बना है ना, अगर ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड होगा तो इस टाइप का कंप्यूटर बन के आ जाता है, और अगर जियो से कनेक्टेड होगा तो ऐसे बन के आएगा, लाइक दिस। तो इस वक्त जियो से कनेक्टेड है तो इस वजह से मुझे पूछना जरूरी है। अभी भी नहीं आया, देखो इंटरनेट नहीं आया है। रिया भी ज्वाइन कर चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन में रिया, क्योंकि इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा, तो इस वजह से आज हम नया चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, आज आप लोग के डाउट्स को क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। जो आप लोग के पास कुछ क्वेश्चन है तो उसको पूछ सकते हैं। तो गिवन जो यहाँ पे है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। और अभी आप लोग छोड़िएगा मत मीटिंग, क्योंकि ये जब लेक्चर अपलोड होगा तो अब क्योंकि आप लोग का कोर्स कंप्लीट होने वाला है, मैथ्स का भी लास्ट चैप्टर रह गया है और साइंस का भी लास्ट चैप्टर रह गया है, फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, बायो कंप्लीट हो चुकी है, जो 70% है आपके कोर्स में, ठीक है। और केमिस्ट्री का एक चैप्टर रह गया, ओके। तो अब जो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो रिवीजन में बेसिकली एक तो हम चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, नॉट डिटेल्ड, डिटेल्ड लेक्चर्स ऑलरेडी आप लोग के पास है, वो तो एक पार्ट है ही आप लोग के पास, रिकॉर्डेड है, डिटेल्ड है, जब चाहे आप उससे रिवीजन करें। यहां पे हम एक रिवीजन जब करेंगे तो दैट विल बी क्विक, नॉट सो क्विक मींस हम उसको देखेंगे, पूरा ओवरव्यू देखेंगे, ओके। क्योंकि मार्च में आप लोग के शायद एग्जाम होंगे, तो वी हैव 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स में हमें मैथ साइंस रिवाइज करना है। तो जब रिवीजन हम करेंगे तो अब जो टेस्ट होंगे आपके बेटा, ठीक है, तो जब भी फिजिक्स का टेस्ट होगा तो फिजिक्स में एक चैप्टर का नहीं होगा। अब फिजिक्स का जब भी टेस्ट होगा तो सारे चैप्टर जो आपके कोर्स में सबका एक साथ होगा। केमिस्ट्री का जब होगा अगले टेस्ट, जो अगला टेस्ट 9 जनवरी को है उसके बाद की ये चीज है, ठीक है। केमिस्ट्री का जब होगा तो ऑल चैप्टर्स यानी जो कोर्स में है आपके, बायो का जब होगा तो ऑल चैप्टर्स जो आपके कोर्स में है सबका टेस्ट होगा, मैथ्स का होगा तो ऑल चैप्टर्स जो सब आपके कोर्स में है। इज दैट क्लियर? तो अब एक एक चैप्टर का नहीं होगा, दैट विल बी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। नेचुरल रिसोर्सेज बेटा सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए है, डिलीटेड है बेसिकली आप कह सकते हैं। कम कम शिवम मास्क का है, मास्क लगाओ जल्दी से, कम कम। आज आप लोग लेट हो गए, अगर पहले आते तो मैं लेक्चर स्टार्ट करता। आज इंटरनेट के इशू की वजह से बहुत बच्चे ज्वाइन नहीं किए, तो इसी वजह से आज सिर्फ हम करा रहे हैं जो क्वेश्चंस है, ठीक है, कि अगर कोई डाउट है।
अभी एक चीज बता रहे थे, तो आप रिकॉर्डेड जब लेक्चर अपलोड होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि अब रिवीजन स्टार्ट होगा तो टेस्ट एक एक चैप्टर का नहीं होगा, टेस्ट अब पूरे चैप्टर्स का होगा एक साथ, ठीक है? फिजिक्स का एक साथ सारे चैप्टर्स, केमिस्ट्री का एक साथ, बायो का एक साथ, पॉइंट समझ रहे हैं? और हो सकता है मैं साइंस का कर दूं, ठीक है? हाँ, यस। तो क्योंकि अब रिवीजन है, अब आपके पास सिर्फ 2 महीना है, मार्च में तो एग्जाम ही होगा, ठीक है? तो मार्च में जब एग्जाम चलेगा, मार्च में भी मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन मार्च में जब एग्जाम चलेगा तो डाउट्स को क्लियर करेंगे। उसको बैठ के पढ़ते तो है नहीं कि मैं यहाँ पढ़ाऊँ आप पढ़ो, डाउट्स होंगे, ठीक है? तो उसको हम क्लियर आउट करेंगे, ओके? तो यहाँ पे दिया हुआ है बेटा कि ABCD स्क्वायर है, जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो स्क्वायर है, इसका मतलब सारे साइड्स इसके इक्वल होंगे, ये गिवन है, ठीक है? तो इसमें ये कह रहा है कि शो कीजिए कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के, ये इक्वल होते हैं। एक तो ये शो कीजिए, मतलब हमें प्रूफ क्या करना है? यस, दैट इज AC इज इक्वल टू BD, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो, जब इसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन पूछा, ऑलरेडी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट लेंगे, दैट इज ट्राइंगल ABD, डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए, और ट्राइंगल ABD हो गया BAC, ठीक है? अब इन दो ट्राइंगल्स को आप जब लोगे बेटा, तो देखो AD जो होगा, बहुत ध्यान से देखना, AD जो होगा वो BC के बराबर होगा, अपोजिट साइड। तो इन दो ट्राइंगल्स में क्या हो जाएगा? AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि ऑलरेडी मैं करा चुका हूं डिटेल्ड फॉर्म में, तो इसलिए डाउट में हम रिवीजन फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है? तो AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा, एक तो ये हो गया। AB साइड देखो कॉमन हो गई, मतलब AB इज इक्वल टू AB, और इस ट्राइंगल ABD में ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो एंगल A जो होगा एंगल B के बराबर होगा। तो देखो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इन ट्राइंगल का पार्ट है AC और BD। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब AC जो है वो BD के क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि स्क्वायर्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया? चलो आज डाउट RC कर देते हैं। केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करना था आज। यस, अरीशा आपको भी समझ में आया क्योंकि आपका क्वेश्चन था, ओके? अब हमें ये प्रूफ करना है, देखिए अब हमें क्या प्रूफ करना है कि एक तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि इक्वल है, दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है इसी क्वेश्चन में कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है? मतलब एक तो हमें ये प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है, और दूसरा हमें ये प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है? DO इज इक्वल टू OB, मतलब ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने आपको कहा था कि जब एंगल्स को 90-90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना होता है? अगर हमें 90-90 डिग्री अगर प्रूफ करना है तो देखो ये पूरा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अगर इन दो एंगल्स को हम इक्वल प्रूफ कर दे तो एक एंगल कितना का होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए इन दो ट्राइंगल्स को। इज दैट क्लियर? ओके, अब जब इन दो ट्राइंगल्स को सेलेक्ट करेंगे तो देखो ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है? ओके, नाउ AO जो है AO के बराबर हो जाएगा। देखो हम ट्राइंगल ले रहे हैं AOD को, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB। इन दो ट्राइंगल्स में अगर हम देखेंगे तो AD इज इक्वल टू AB, ठीक है? उसके बाद AO इज इक्वल टू AO, ये हमने प्रूफ किया, ठीक है? कॉमन है। अब हमारे पास तीसरा, यानी कि अगर हम तीसरे की बात करें, अदनान आज नेटवर्क इशू की वजह से लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, तो इस वजह से अच्छा सब कुछ होते हुए कुछ बच्चे टेलीग्राम इन सारी चीजों पे एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो आज हम डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन होगा तो मीटिंग नहीं छोड़ना है, हर डाउट सब बच्चे के लिए होता है, ठीक है? तो यहां पे वही चीज है कि हमने कर दिया। अब या तो हम इन एंगल्स को इक्वल प्रूफ करें, ठीक है,
90 डिग्री तो हमें प्रूव ही करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? 90 डिग्री, इज दैट क्लियर? ये तो हमें 90 प्रूफ करना ही है। और ना हमें ये दिया हुआ है कि DOOB इक्वल है, ये भी नहीं इक्वल दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? हाउ वी विल डू दैट? देखो, या तो हमें साइड एंगल साइड चाहिए या तो RHS चाहिए, तो यहां पे तो कुछ ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ है भाई। यहां पे AD इज इक्वल टू AB हो गया, AO इज इक्वल टू AO हो गया, तो या तो हमें ये वाला एंगल मिल जाए इक्वल। सर जो स्क्वायर होता है उसका डायगोनल मतलब वो बाइसेक्ट करते हैं सब, तो इक्वल पार्ट बाइसेक्ट होता नहीं, है। तो यहां पे जो क्वेश्चन है उसमें यही करना है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी राइट एंगल पे वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो देखो, क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि DO इज इक्वल टू OB। पॉइंट समझ में आया? तो जब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि DO यानी बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बेटा ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब एंगल AOD प्लस एंगल AOB क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। मान लीजिए इसको भी x कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। एनी डाउट? अब समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन है, लाइए। ओके, अब देखिए यहां पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इसको चाहे तो जो लिख सकते हैं, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जियो पे वर्क कर रहा है ना, तो एक्चुअली ये सब बोर्ड्स इंटरनेट बेस्ड है, तो अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो वर्क करेगा, लेकिन इंटरनेट जब चल रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब अगर स्लो इंटरनेट होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, चल, अब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि इफ 510 is divided between A, B, and C in such a way, that A gets 2/3 of what B gets, and C gets 1/4 of what B gets. ठीक है, then their share in rupees is, then their share in rupees is, ठीक है। अब देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन वाले, तो ये देखो किसका फाइनल कंपैरिजन हुआ। जैसे अगर हम A, B और C को देखें, ठीक है, A, B और C को देखें, तो 510 रुपए तीनों में डिवाइड किए गए। तो ये कह रहा है कि A gets 2/3 of what B gets। देखो, A को B से कंपेयर किया, B के रेस्पेक्ट, अभी ये देखना है बस, ठीक है। एंड C gets 1/4 of what B gets। C को भी किससे कंपेयर किया गया? B से।
ठीक है, और ये तीनों के पास जो शेयर आएगा उन तीनों का सम कितना होगा। ठीक है, तो कंपेयर किया गया है बी से, ए को भी सी को भी, तो जिससे कंपेयर किया गया उसको हमने क्या मान लिया, एक्स। अब सी के पास क्या है, 1/4 ऑफ बी, मतलब 1/4 ऑफ बी। ठीक है, और ए गेट्स व्हाट 2/3 ऑफ बी, मतलब 2/3 ऑफ बी है उसके पास। ठीक है, मतलब ये हम देखते हैं किससे कंपेयर किया जा रहा है, तो ए को भी बी से और सी को भी बी से कंपेयर किया गया। अब ये हो जाएगा 2x/3, ये x ही रहेगा, और ये हो जाएगा x/4 इज इक्वल टू 510। अब यहां पे तीनों फ्रैक्शंस में है तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 8x, ये आ जाएगा 12x, और ये आ जाएगा 3x। ठीक है, 510। ओके ओके, अब ये हो जाएगा हमारा 12 3 15 8 23, 23x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 इंटू 510, 51। ये कैसे आएगा फिर, तो 2/3x हो गया, तो 8x हो गया, 12 से 12 8 20 और 23 हो गया। नहीं, ये फिर वैल्यूज गलत है, 23x कैसे डिवाइड होगा, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये तो डिविजिबल ही नहीं हो रहा। 23 प्राइम नंबर है, तो या तो इसके एक काम करते हैं, 7 3 20, ये 910 होगा। नहीं नहीं, 16 2 5 6 2 3 ना, यहाँ पे गड़बड़ी है फिगर्स में, इस क्वेश्चन में जो है गड़बड़ी है। चलो इसको हम कर देते हैं 230, अपने हिसाब से कर देते हैं, ठीक है। हाँ, आंसर लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वो डिविजिबल ही नहीं हो रहा है। वो पीछे उसका सॉल्यूशन दिया था, तुमने देखा तो वो x/4 है तो उसको 4x कर दिया था 1/4। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, वो तो वही कह रहा है ना, 1/4 ऑफ व्हाट बी गेट्स, बी का अगर x शेयर है व्हाट बी गेट्स। हाँ ठीक है, अगर सी से वो कंपेयर करता या ए को कंपेयर, तब ये चीज समझ में आती। तो हमने यहाँ पे 230 कर दिया अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझने के लिए, ये 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, यानी b के पास कितना होगा 120 रुपए, तो a के पास कितना होगा, दैट विल बी 2/3 ऑफ 120, दैट मीन्स 80 रुपए आएगा। ठीक है, और C के पास 1/4 होगा 120 का, दैट मीन्स 30 रुपए, तो 8 3 11, ठीक है, 110 और हो गया 100, 230 हो गया। ठीक है, तो वो आंसर गलत है जो यहाँ पे दिया हुआ है, या तो ये गलत है या तो यहाँ पे, लेकिन हमारा मेन मकसद है क्वेश्चन को समझना, आंसर कुछ भी हो। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, वो वैल्यूज गलत दी हुई है। ठीक है, यस श्वेता, आपका क्या क्वेश्चन है। आपका क्या क्वेश्चन है श्वेता। मिशाल, आपके पास कोई क्वेश्चन, अभी एंट्रेंस एग्जाम आप एमयू का देख के आए, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो, अगर आपके आसपास हो। कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बेटा, मुझे फोटो भेज दो श्वेता, अभी बुक नहीं है मेरे पास, अभी फॉरेन बुक कैसे अरेंज हो पाएगी, वहां जाना पड़ेगा, मुझे ऑफिस में जाना पड़ेगा। और जब तक तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, और है कोई, नहीं है। अदनान, तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन।
कोई ऐसा क्वेश्चन जो पूछना हो, किसी भी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, कुछ हो पूछ लो, ताकि कल फिर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप बताए थे कि मतलब कोई एनर्जी होता है तो एनर्जी हमेशा वो ट्रांसफर होता है। यस। हम लोग मान लीजिए सड़क पे दौड़ रहे हैं तो हमारे अंदर एनर्जी दौड़ रहे हैं तो मतलब वो एनर्जी भी कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ पे? ट्रांसफर हो रहा है? अगर रोड हम आपकी मसल्स वर्क कर रही है ना, जैसे मसल्स वर्क कर रही है, रोड पे आप वर्क कर रहे हो, तो रोड पे जो आप फोर्स लगा रहे हो तो वहां पे फोर्स चल रहा है, आप रोड पे फोर्स लगा रहे हो, लेकिन रोड तो स्टैटिक है, वही समझ में आया? तो वहां जो वर्क चल रहा है वहां पे वो एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो मतलब कहाँ पे किस जगह कंज्यूम करा कहाँ होती है? नहीं, तो वहां पे जो आपकी जो मसल्स हैं, आप मसल्स पे वर्क हो रहा है ना, जैसे तो मसल्स को एनर्जी चाहिए, तभी वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और रिलैक्स कर रही है। यहां पे हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तभी तो हम चल पाते हैं। आप चल क्यों पाते हो? एक तो फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन तो एक फैक्टर है, लेकिन आपकी जो बॉडी की मसल्स है वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, वहां पे यूज हो रहा है। जो ये पैर, ये जो पैर है, सिर्फ वो एनर्जी वो ट्रांसफर आ रही है। मतलब जैसे ये हम लोग वाटर से पोटेंशियल एनर्जी उसके बाद अगर कहते हैं वो काइनेटिक एनर्जी आ जाता है हाँ, तो जब फ्लो करता है तो ट्यूबवेल मतलब यहाँ यहाँ पे देखो, तुम कह रहे हो कि हम फोर्स लगा रहे हो, जब ये फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स किससे लग रहा है? मतलब मसल्स क्या कर रहे हैं? कांटेक्ट उससे करना है। तो वही एनर्जी यूज हो रही है ना, तभी तो आप फोर्स लगा पा रहे हो। सर यूज हो रही तो ट्रांसफर कहाँ होती है? मतलब जैसे आप बोल रहे थे अगर ये हम लोग अरे चार कॉन्ट्रैक्शन जब रिलैक्स, अब देखो यहाँ पे वही है कि इसकी पूरी बायोकेमिस्ट्री, वहां पे पूरे प्रोटीन्स वर्क कर रहे हैं, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है। सर जैसे चार्जर होता है हाँ। तो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में मतलब उसका एनर्जी जो होता है हम्म। वो बैटरी में स्टोर करता है कहाँ स्टोर करता है? बैटरी में। नहीं, कहाँ, कैसे? अगर चार्जर हम लोग लगाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी हाँ। तो उसकी जो इलेक्ट्रो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में बैटरी में स्टोर हो जाता है। हाँ। तो वो मतलब स्टोर करने के बाद फिर हम लोग यूज करते हैं हाँ। तो वो साउंड एनर्जी में चेंज होता है, हाँ। लाइट एनर्जी में होता है। हाँ। तो ऐसे कुछ जो हमारे में एनर्जी होती है हाँ। हम लोग मतलब रोड पे जैसे चल रहे हैं तो अगर नीचे कुछ जैसे आप बता दें हम्म। कि नीचे वो स्क्रीन की तरह लगा देंगे तो लगाने के बाद उससे एनर्जी को तो चेंज वहां पे रोड में जब स्प्रिंग होगी तब ना, और तो नहीं होगी तो कहाँ जाएगी? नहीं, तो वही हो रहा है ना कि अगर यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो ये रोड तो नहीं खिसक रही है ना, ठीक है, तो वहां पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जा रही है वो मसल्स में ही यूज हो रही है, क्योंकि रोड पे आप वर्क कुछ नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ फोर्स लगा पा रहे हो। वहां पे अगर आप देखो, अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन वहां पे आप जीरो वर्क कर रहे हो, क्योंकि रोड नहीं खिसक रही है ना, आप जा रहे हो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ फोर्स, आप आगे जा रहे हो। पॉइंट समझ, यहाँ पे मसल्स में ही यूज हो रही है ना बेटा। यस, कॉन्ट्रैक्शन एक फिनोमिनन है, रिलैक्सेशन एक फिनोमिनन है। तो यहाँ पे अगर आप बोट पे जो है अगर आप होते, तो अगर इस पे फोर्स लगाते तो यहाँ पे मसल्स में भी यूज हो रही है और बोट जो है उस रिवर में पीछे खिसक गई, तो यहाँ पे ये खिसकते हुए दिख रही तो आपको लग रहा है कि ये वर्क कर रहा है। पॉइंट समझ में है? लेकिन जब यहाँ पे आप दीवार पे तुम फोर्स लगाओगे, नहीं तो वर्क जीरो है। लेकिन हम मस्कुलर एनर्जी को यूज करें ना, जो कि मतलब वहां पे एटीपी के फॉर्म में है, एनर्जी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वो मसल्स पे वर्क कर रही है ना, जो मस्कुलर एनर्जी बार बार हम कह रहे हैं, ये मसल्स के पास जो एनर्जी वो इसी फॉर्म में तो है। तो वहां पे मसल्स जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, दो फिनोमिनन होता है, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो वहां पे वो वर्क कर रही है, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है, मींस दैट इज इन द वर्क, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है किसमें? वर्क में, एनर्जी की वजह से ही तो वर्क कर पा रहे हो। और ये बॉडी जिसके ऊपर वर्क करेगी तो वहां वो एनर्जी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो रही है, स्टोर हो रही है। हम पंखे को ऊपर चढ़ा रहे हैं तो पंखे में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, हम ऊपर चढ़ेंगे तो हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, सिंपल।
ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर हम ऊपर सीढ़ी से जा रहे हैं तो हमारे अंदर हम खुद अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, ये जो एटीपी में है, और जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारे पास किसमें वो स्टोर हो गई। तो इसीलिए जब हम वर्क कर रहे हैं दैट वी डोंट नो, इसीलिए मैंने कहा हम जब चल रहे हैं फिर रहे कहीं हैं तो सिर्फ इस वक्त जो है मेरे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मस्कुलर एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, मैं पढ़ाते पढ़ाते मूव कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जा रही है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट, लेकिन जब हम थियोरेटिकल वे में करते हैं तो हम एक पे फोकस करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या हो रहा है, फ्रिक्शन भी हो रहा है, तो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी यूज हो रही है। पॉइंट समझ में आया। अगर इस फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएंगे तो हम मूव कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर आप छोटे छोटे लेवल पे देखिए तो बहुत सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें होती है, अब जैसे हम इस दीवार पे फोर्स लगाएंगे तो ये दीवार नहीं खिसकेगी, तो वर्क डन जीरो है। लेकिन हमारी एनर्जी, हम पसीने पसीने क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे मसल्स वर्क कर रहे हैं। तो उन मसल्स के पास एनर्जी कहां से आ रही, इससे आ रही, यस। और ये इसमें एनर्जी कहां से आती है, ग्लूकोज जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, इट गोज ऑन लाइक दिस, ओके। और क्या है, यही पे ओपन कर ले। Find the momentum of mass 100 gram having kinetic energy of 20 joule. अच्छा, अब देखिए कन्वर्ट इनटू मोल्स 18, चलो वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले श्वेता का क्वेश्चन ले लेते हैं। श्वेता का क्वेश्चन है कि ओहो, कभी इतना अच्छा वर्क करेगा माइक्रोसॉफ्ट, मतलब कि समझ ही नहीं आता कि क्या। Now coming to question, ये कह रहा है फाइंड द मोमेंटम of a body of mass 100 gram having a kinetic energy of 20 joule, having a kinetic energy of 20 joule, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लिया, मास 100 ग्राम है तो इसको केजी में चेंज कर लिया, कितना हो जाएगा 0.1 केजी। और क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज 20 जूल, जो कि अपनी एसआई यूनिट में है। और हमें निकालना क्या है, उसका मोमेंटम। तो मैंने उस दिन बताया था कि जब हम वर्क करते हैं, यानी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब मोमेंटम हमें निकालना है जो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मास हमारे पास है, वेलोसिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनसे मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी आ गई तो मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, हाफ mv पे, mv स्क्वायर पे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना इसको। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे मुझे वेलोसिटी चाहिए, मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ये सारी चीजें स्टडी की थी, मोमेंटम, ठीक है। मींस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसको हम मोमेंटम कहते हैं। कि अगर कोई बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है तो हम उसके मोमेंटम पे जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि इसका इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। एक तो ये तरीका है कि हम इससे v निकालें फिर m इंटू वी करें, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। दूसरा स्मार्ट तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका ये है, क्योंकि हम ये जानते हैं m इंटू वी क्या होता है, p होता है। तो ये p हमारा यहां पे हिडन है, देखो कैसे। काइनेटिक एनर्जी 20 जूल दी हुई है, ठीक है। हाफ mv स्क्वायर को हम ऐसे कर ले, हाफ इंटू m इंटू वी, ऐसे कर सकते हैं,
अब देखो जैसे ही हमने ये किया तो m इंटू वी यहां पे मिल रहा है, ठीक है, और m इंटू वी क्या है, दैट इज मोमेंटम जो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया, लेकिन अगर हम यहां पे रखते हैं, पॉइंट को समझिएगा अच्छे से, तो फिर मोमेंटम तो आ जाएगा, लेकिन हमारे पास अब दूसरा, क्योंकि वेलोसिटी हमें नहीं पता, पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इसलिए हम यहां पे अगर m इंटू वी को p भी रख दें तब भी हमें वेलोसिटी नहीं पता है, तो यहां पे वो हमारा शॉर्टकट मेथड वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें v चाहिए, तो v चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी मैंने आपको दिखाई, वो क्यों नहीं वर्क कर सकती, क्योंकि p और v दोनों अननोन है यहां पे, ठीक है। अब सेकेंड जो मेन मेथड है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है 20, हाफ मास कितना दिया हुआ है 0.1, और ये हो गया v स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद v स्क्वायर क्या हो जाएगा 40 अपॉन 0.1, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब v स्क्वायर हो जाएगा हमारा 400, दैट मीन्स v जो हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब वेलोसिटी आ गई तो अब हम मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ p विल बी इक्वल टू m इंटू v, तो मास कितना है 0.1 और वेलोसिटी कितना है 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 20 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, दैट इज 2 और मोमेंटम क्या होता है, दैट इज kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज द मोमेंटम। ओके, इज दैट क्लियर? तो देखो निकालना मोमेंटम है, तो मोमेंटम निकालने के लिए क्या क्या जरूरत है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे रोटी बनानी है तो रोटी बनाने के लिए मुझे चाहिए आटा, मुझे चाहिए वाटर, ठीक है। अब हमारे पास आटा है, रोटी बनानी है, वाटर नहीं है, तो हमारी सर्च वाटर के लिए स्टार्ट हो जाएगी ना। और वाटर कहां मिलेगा, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी उसी पे बेस्ड, कि भाई पानी आपको नल से मिल सकता है, इधर से मिल सकता है, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है उससे हम मिसिंग इंफॉर्मेशन को निकालते हैं, और जहां हमारी जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है पूरी हुई, तो जो फाइनल हमें निकालना है वो हम निकाल सकते हैं, यही स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अदनान ने क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ही है, मोल्स के ऊपर है, जो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए ये कह रहा है कि कन्वर्ट इट इनटू मोल्स, 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पे दो चीजें हैं, क्योंकि एक चीज इनकम्प्लीट है। मोल्स वही है बेटा, क्योंकि वो आगे टॉपिक है, वो एक ऐसी चीज है, तो मोल्स बेसिकली एक नंबर है, जैसे एक डजन होता है, ठीक, ग्रॉस होता है, एक डजन में 12 यूनिट। तो अगर 1 मोल की बात करें तो 1 मोल जो होता है वो होता है 6.022, कहीं 23 भी लिखा होता है, इनटू 10 टू द पावर 3। इतना नंबर्स को हम क्या बोलते हैं 1, क्योंकि एटम्स इतने छोटे नंबर्स होते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर एक एटम का मास, मान लो एक एटम का मास हमारा है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना छोटा, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है इसके बाद मास तो है, अगर मान लो इसके 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 1 करोड़ मॉलिक्यूल को जब इतने मास से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कुछ ना कुछ मास आएगा। तो ये कैलकुलेशन इतनी टफ होगी, उसको इजी करने के लिए किस में कन्वर्ट कर दिया गया, मोल, जैसे कमर्शियल यूनिट वाला हमने समझा था, ठीक है। तो मोल बेसिकली नंबर है, एटम्स मॉलिक्यूल्स को मासेस, उनके नंबर्स, इनको कैलकुलेट करने के लिए वो हम नंबर, जैसे एक डजन में 12 होते हैं, आप जहां पे लगा दें, जैसे मैं कहूंगा 1 मोल, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब इतने एटम, मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल इतने। तो इसीलिए अदनान मैं कह रहा हूं यहां पे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एटम या गैस,
क्योंकि हाइड्रोजन एटम लिखा होगा तो हम सिर्फ H को कंसिडर करेंगे, अगर गैस लिखा होगा तो H2 को कंसिडर करेंगे, मतलब मॉलिक्यूल को। तो क्या लिखा हुआ है, एटम या गैस, क्योंकि दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। अदनान, गैस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर गैस लिखा हुआ है तो 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस को हमें मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन गैस का मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन गैस मतलब H2, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल, इज दैट क्लियर? तो मोल का फॉर्मूला होता है दैट इज M by capital M, मतलब दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, मास जब गिवन होगा, ठीक है। हाँ अभी बता रहे। तो अब यहां पे वही चीज है कि N अगर हमें कैलकुलेट, गिवन मास कितना है 18 ग्राम, 18 ग्राम गिवन मास है, 18 ग्राम। और हाइड्रोजन गैस का मतलब ये हो गया, हाइड्रोजन गैस मतलब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का मतलब H2। तो H2 का मतलब हो गया 2U, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U। तो दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 2U। तो दो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 ग्राम। मतलब जितना उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होता है, तो वो U हटा के मोलर मास में हम क्या लिख देते हैं, ग्राम। तो ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम, एटॉमिक मास। वही मैं कह रहा हूं, ये सारी चीजें डिटेल में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, तो वो अभी एक बार में नहीं बताए, वो एटम का मास, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ओके यस। तो यहां पे वही चीज है कि मोलर गिवन मास क्या है 18 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास क्या है, दैट इज, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो हम H2 मॉलिक्यूल को लेंगे। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बोलता तो सिर्फ H को लेते, और एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1U, तो यहाँ पे 1 ग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मोलर सॉरी नंबर ऑफ मोल्स आएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, 2 9 18, मतलब कितना हो गया 9 मोल्स। यानी 18 ग्राम हाइड्रोजन गैस जो होगी, यानी कि अगर आपके पास एक डब्बा है या एक रूम है, उस रूम में आपने हाइड्रोजन गैस भर दी, और उस हाइड्रोजन गैस का मास कितना है 18 ग्राम, तो इसका मतलब उसके 9 मोल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। 9 मोल्स मतलब वही नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि 9 इज इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 H2 मॉलिक्यूल है उस रूम में या उस कंटेनर में। हाँ 2223, नहीं नहीं वही होता है, दैट इज सेम, ठीक है, 22 हो 23 हो, दैट इज सेम, ओके। तो 9 मोल्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये दिया हो ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम का मतलब एक ऑक्सीजन का जो है मास कितना होता है 16U। ये मैंने आप लोग को बोला हुआ है, मास नंबर सबका याद रखिए, ठीक है। तो 16U होता है, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा 16 ग्राम। इसी तरह अगर लिखा होगा ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का मतलब उसका मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में दो एटम होते हैं ऑक्सीजन के, तो इसका मतलब ये हो गया 32U हो गया। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम। बस U की जगह मोलर मास में क्या लिखते हैं हम, ग्राम। क्या होता है, कैसे होता है, सारी डिटेल हम इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। क्यों भैया, इतना समझ में आ गया? ठीक है चलिए, श्वेता आपका रह गया, आप संडे में अगर DCDH होगा तो उसमें पूछ लीजिएगा अपने क्वेश्चन को, ओके। मतलब बेटा एटॉमिक मास यूनिट है, मतलब कि क्या चीज पूछ रहे हो? ये कितने मतलब पूरे एटम की आपने बोल दिया। हाँ एटम मतलब जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन का अपना एक मास है, फिर उसके बाद हीलियम का, तो सब मैंने बोला एटॉमिक नंबर मास नंबर तीनों का सबका याद होना चाहिए, अप टू 20 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका मास नंबर कितना है।
ठीक है, वो चीज याद होनी तो चाहिए। periodic table मतलब आसानी से कैसे पूरा याद कर लें? हाँ, वो YouTube पे बहुत सारी चीजें मौजूद है, देख के उसको याद करो, वो सारी सब चीजें। अलग-अलग बनाते हैं। तो वही है, वो डिपेंड करता है, इट्स नॉट समथिंग विच इज, हाँ याद के लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम उतना जो हमारे कोर्स में, दैट्स इट। ठीक है, ओके।